देखिए विद्यार्थियों, आपने पिछली क्लास में सिंबल ऑफ कंपोनेंट इन द सर्किट मीन्स परिपथ में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें कई सारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी गई। उदाहरण के तौर पर प्रतिरोधता, विद्युत बल्ब, स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर के बारे में आपको बताया गया था। अब अगला टॉपिक है ओम्स लॉ या ओम का नियम। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के आधार पर ये ओम्स लॉ बना हुआ है। विद्यार्थियों, इस ओम्स लॉ में बताया जाता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखते हुए, भौतिक अवस्थाओं का यहाँ अभिप्राय है कि चालक का रूप, आकार और टेम्परेचर, ताप आदि में कोई बदलाव ना किया जाए। तो किसी धात्विक चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखते हुए उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और इस कारण उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये ओम का नियम है। तो according to Ohm's law, under the similar condition of temperature and shape and size, the ratio of voltage applied across the wire to the current flowing in the wire is constant. This constant is called resistance of the wire. ये जो V और I का अनुपात है यही कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी कांस्टेंट को ही हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध एक प्रकार का अवरोध होता है। आपको पहले भी कई बार बताया गया है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो चालक के भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं और उसकी गति में जो चालक का पदार्थ है, इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त जो दूसरे एटम्स हैं, वो उसकी गति में अवरोध पैदा करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहे होते हैं उनको वो रोकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फिर से चल पड़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी चालक को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कराते हैं तो चालक के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। आप जानते हैं कि किसी पाइप में लिक्विड का जो फ्लो होगा वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हीट का जो ट्रांसफर होगा किसी मेटल में एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तापांतर की वजह से ऊष्मा का प्रवाह होता है, दाबांतर की वजह से द्रव का प्रवाह होता है, गैस का प्रवाह होता है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर की वजह से विद्युत धारा का या आवेश का प्रवाह होता है। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच हम बैटरी को कनेक्ट कराते हैं तो एक्चुअली चालक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं चालक के भीतर, इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर
एक सर्टेन डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करने लगता है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चालक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं। जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तब चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो सब इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो नहीं हो रहा था। और जब तक नेट फ्लो नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फ्लो होता है तो ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नॉर्मल कंडीशन में कोई धात्विक तार है तो उसमें किसी पर्टिकुलर प्लेस से लेफ्ट से राइट साइड में 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन गए, उसी समय साइमल्टेनियसली राइट से लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो एक पर्टिकुलर प्लेस से लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन गए और साइमल्टेनियसली राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का नेट फ्लो नहीं हो पाया। That's why there is no current. But when we connect the end of the wire through the cell or battery, then an electric field is generated inside the metallic wire. Then this field apply a force in certain direction. Then all these electrons, all these free electrons move in particular direction. ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बल की दिशा में गतिमान हो जाते हैं। एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों का, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। जब ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहे होते हैं तो इनके रास्ते में अवरोध आता है। हम अगर इस बात को माइक्रोस्कोपिक लेवल या सूक्ष्म स्तर में समझें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि धातु के अंदर नो डाउट इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन बिल्कुल खाली जगह नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो रास्ते में अपने जो एटम हैं मेटल के, मटेरियल के, उनसे ये कोलाइड करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। फिर चूंकि लगातार वहाँ पे फील्ड है और लगातार फील्ड होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से ये बार बार कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी डिस्ट्रॉय होती है, हीट में कन्वर्ट होती है और फिर फोर्स की वजह से, फील्ड की वजह से फोर्स है, फोर्स की वजह से फिर ये एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेट होकर के इनकी स्पीड लगातार बढ़ती है और इसके बाद फिर ये कोलाइड करके फिर, तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हीट लगातार थोड़ी थोड़ी जनरेट होती रहती है और सारे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने का प्रयास करते हैं। करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और एमीटर में, अगर सर्किट में एमीटर लगा हुआ है तो उसमें रीडिंग दिखाने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे होते हैं उनको हम वैसे तो वो लगातार एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं, कभी वो तेज होते हैं, कभी स्लो होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग अपनी स्पीड होती है। तो लेकिन हम ये मान सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक निश्चित चाल से, जिस निश्चित चाल को नाम दिया गया है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स की डायरेक्शन में अनुगमन वेग से गतिमान है। जब ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गतिमान होते हैं तो इनकी स्पीड बहुत मिलीमीटर पर सेकंड ऑर्डर की होती है। जब ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही हाई स्पीड से 10⁴ मीटर पर सेकंड जैसी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब सेल के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो फिर इनकी स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है और वो बहुत कम होती है। तो विद्यार्थियों, जब किसी मेटल के अंदर, मटेरियल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, करंट फ्लो हो रही होती है तो एक प्रकार का अवरोध लगता है। करंट के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के या पार्टिकल्स के फ्लो में एक प्रकार का अवरोध लगता है। ये अवरोध ही जो है प्रतिरोध कहा जाता है एक्चुअल में। तो आप इसको हम थोड़ा एक्टिविटी करके ओम्स लॉ को समझते हैं। एक देखिए विद्यार्थियों, ये एक फिगर बनाया गया है, सर्किट डायग्राम है ये, और ये एक ग्राफ ये एक ग्राफ बनाया गया है।
और ये एक टेबल है रीडिंग के लिए। आप सबसे पहले सर्किट को समझिए। ये सर्किट है, इस सर्किट में ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये यहाँ पे ये सब कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है। ये जो कनेक्टिंग वायर होते हैं ये अच्छे चालक के बने होते हैं, इनका अपना रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, हम उसको नगण्य मान के चलते हैं। ये कनेक्टिंग वायर है, इनका प्रतिरोध हम लोग बिल्कुल नहीं लेके चलते हैं। और ये नाइक्रोम का वायर है। नाइक्रोम एक एलॉय है, मिश्र धातु है, नाइक्रोम वायर है XY, और इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा है। ये प्रतिरोध तार है, मिश्र धातु का है ये XY। नाइक्रोम कई सारी मेटल से मिलकर बना होता है, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज को एक पर्टिकुलर परसेंटेज में मिक्स करके नाइक्रोम का वायर ये तैयार किया गया है। ये प्रतिरोध तार है, ये एमीटर है, ये स्विच है। इस स्विच से सर्किट में करंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये यहाँ पे 4 सेल लगाई गई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं, और ये यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हम इस सर्किट में इस वायर को यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर इस जगह पे टच करा करके, ज्वाइंट करा करके हम इस सर्किट में 1, 2, 3 या फिर चारों सेल को इंक्लूड कर सकते हैं। ये एमीटर लगा हुआ है जो धारा नापेगा, और ये वोल्टमीटर लगा हुआ है जो इस प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर का मापन करेगा। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इस वायर के एंड को टच कराया, तो जब यहाँ पे टच किया जाएगा तो ये तीनों सेल काम में नहीं ली जा रही होंगी। उस स्थिति में केवल ये अकेली एक सेल इस सर्किट में इंक्लूड होगी। एक अकेली सेल होगी तो नेचुरल सी बात है कि वोल्टेज कम होगा, और वोल्टेज कम होगा तो फिर सर्किट में करंट की वैल्यू भी कम होगी। यहां पर करंट फ्लो होगी इस तरह से, और यहां से करंट ऐसे जाएगी इस तरह से और इस तरह से। तो यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। जब ये करंट इस नाइक्रोम के प्रतिरोध तार से गुजरेगी तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसकी रीडिंग इस वोल्टमीटर से मिलेगी, और सर्किट में जो करंट होगी उसकी वैल्यू यहाँ एमीटर की रीडिंग से मिलेगी। यहाँ पे सर्किट को ऑन किया गया है, ऑन किया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा, तभी करंट का फ्लो होगा। तो पहली कंडीशन में देखिए, इस टेबल को देखिए, इस टेबल में ये सीरियल नंबर है और कितनी सेल इस्तेमाल की जा रही हैं हर केस में, 1, 2, 3, 4। करंट थ्रू दी वायर, इस वायर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके लिए ये कॉलम है। पीडी अक्रॉस वायर, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इस तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, और फिर जो ये वोल्टेज की वैल्यू यहां वाली और ये करंट की वैल्यू यहां वाली, सॉरी, ये करंट की वैल्यू यहां वाली और ये वोल्टेज की वैल्यू यहां वाली। वोल्टेज और करंट का रेशियो इस कॉलम में, लास्ट कॉलम में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले पहला केस देखते हैं। पहले केस में केवल अकेली एक सेल इस्तेमाल की जा रही है, और उस समय सर्किट में एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर और वोल्टमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर आती है, वो यहां लिखी गई। फिर इनका रेशियो V/I 4/2, 2 ओम, OHM ओम, ये ओम प्रतिरोध का प्रतीक है, ओमेगा इसका नाम है। दूसरे केस में हमने तार को यहां से हटा करके और यहां पे टच कराया। जब यहां पे टच कराएंगे तो अब सर्किट में 2 सेलें इंक्लूड हो गई हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वोल्टेज बढ़ गया, करंट भी बढ़ेगी। करंट बढ़ी है और उसके करेस्पॉन्डिंग करंट बढ़ने से यहां इस प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर भी बढ़ा है, वो यहाँ पे 5 वोल्ट है। जब इनका रेशियो देखा गया V/I का, तो फिर से ये
5/2.5 2 ओम आया। ऐसे ही हमने फिर नेक्स्ट केस में 3 सेल इंक्लूड किए, फिर करंट की वैल्यू को और बढ़ाया, वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट आया, अनुपात 2 ओम ही रहा। और लास्ट केस में हम जब इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कराते हैं तो चारों सेल सर्किट में इंक्लूड हो जाती हैं और करंट का फ्लो ज्यादा होने की वजह से इसमें प्रतिरोध तार में विभवांतर भी बढ़ जाता है। तो ये चीज हम एमीटर और वोल्ट मीटर से यहाँ पे हम चेंजेस ला रहे हैं और हम करेस्पॉन्डिंग केस के एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ पाया कि जो V और I का रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर हम इस टेबल की बेसिस पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में हमने देखा कि ये करंट वाली एक्सिस है और ये वोल्टेज वाली एक्सिस है, वाई एक्सिस। आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मतलब वोल्टेज और करंट इस ग्राफ से लेकर के, इस टेबल से लेकर के वोल्टेज और करंट की वैल्यू को लेकर के हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो स्ट्रेट लाइन आया। तो V और I का जो अनुपात है वो कांस्टेंट है। यही ओम्स लॉ पहले आपको बताया गया कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखते हुए चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को ही हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का प्रतीक R है और इसकी जो यूनिट होगी ये आप देख रहे हैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम लोग V/I वोल्ट पर एम्पियर को ओम भी बोलते हैं, OHM। ये इसका इस तरीके से सिंबल है, ग्रीक लेटर है। हम लोग इसको जल्दबाजी में ऐसे बना देते हैं, ओमेगा। ये ग्रीक लेटर है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये आपका ओम का नियम हुआ और ये आपने एक्टिविटी देखी। ओके।